सुबह का समय। सूरज की किरणें अभी पूरी तरह नहीं फैली हैं, लेकिन अमृता के छोटे से मिट्टी के घर में चहल पहल शुरू हो गई है। घर के अंदर एक पुरानी सी चारपाई के पास अमृता चूल्हे पर रोटी सेक रही है। चूल्हे से निकलता धुआं उसकी आंखों में नमी ला देता है, पर वो उसकी परवाह नहीं करती। उसके चेहरे पर रात भर की थकान और सुबह की भागदौड़ की चिंता साफ दिखती है। पास ही ईशा अपनी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म में एक पुरानी किताब पकड़े हुए पढ़ाई कर रही है। उसके चेहरे पर एकाग्रता और एक मीठी सी मासूमियत है। माँ, आज स्कूल में गणित की परीक्षा है, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। और आपने दूध नहीं दिया, मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है। अगर गणित में अच्छे नंबर नहीं आए तो मेरी छात्रवृत्ति रुक जाएगी। बेटा, आज दूध वाला नहीं आया। मैंने सुबह से उसका इंतजार किया, पर वो नहीं आया। थोड़े पैसे थे, उससे तो आटा ही ले सकी। घर में अब एक दाना भी नहीं बचा है और पिछले 2 दिन से हम दाल रोटी ही खा रहे हैं। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं भूखी नहीं हूँ। मैं टिफिन भी नहीं ले जाऊंगी, दोस्त बांट लेंगे। मेरी सहेली राधा हमेशा अपना खाना मेरे साथ खाती है। और गणित की परीक्षा, मैं तो तैयारी करके जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगी। तू ही है मेरी हिम्मत ईशा। तू अगर ना होती तो मैं शायद कब की टूट गई होती। तेरी पढ़ाई ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। तेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि तू खूब पढ़े और बड़ी अफसर बने। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तेरे लिए वो सब नहीं कर पाती जो एक माँ को करना चाहिए। माँ, आप कभी ऐसा मत सोचो। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप जो कर रही हो वो कोई और नहीं कर सकता। बस आप चिंता मत करो, मैं अच्छे नंबर लाऊंगी और जल्द ही हम सभी मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और फिर आपको और खुद को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। अमृता ईशा को निहारती रहती है। उसकी बेटी की बातों में उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता और दृढ़ता थी। वो जानती थी कि ईशा के सपने ही उसकी असली पूंजी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। घर में गरीबी की काली छाया मंडरा रही थी, पर माँ बेटी के रिश्ते की गर्माहट इस अंधेरे को चीर रही थी। अमृता अभी भी ईशा को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही थी जब अचानक आंगन में नरेश, अमृता का देवर, प्रवेश करता है। अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद से ही वो अमृता की जमीन और संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए था। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान और आंखों में लालची भूख साफ दिख रही थी। भाभी, इतनी सुबह सुबह क्या चल रहा है? और ये ईशा अभी तक स्कूल नहीं गई? इतनी देर तक घर में बैठी रहती है, पढ़ाई वढ़ाई कम करती है, बस सपने ही देखती रहती है। आइए देवर जी, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ईशा अभी तैयार ही हो रही है। वो तो हमेशा सुबह से अपनी पढ़ाई में लगी रहती है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? लड़की है, आखिरकार दूसरे घर जाएगी। करना तो चूल्हा चौकी ही है। और आजकल तो पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। तेरी अकेले की कमाई से कब तक चलेगा? छोटी सी नौकरी, उस पर ये बेटी का खर्चा। ये मेरी बेटी का भविष्य है देवर जी, और मेरी कमाई के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। मैं अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकती हूँ। अरे भाभी, इतनी अकड़ अच्छी नहीं। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। देखो, भाई साहब तो चले गए, अब ये खेत, ये जमीन तुम्हारी अकेली औरत से कैसे संभलेगी? और ये घर भी तो पुराना हो गया है ना। कहता हूँ तुम सब ये बेच दो, मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दूंगा। तुम अपनी बेटी के साथ शहर चली जाना, वहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लेना। क्या कह रहे हो देवर जी? ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। ये जमीन मेरे बच्चों के लिए है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं। तुम नहीं बेचोगी तो क्या होगा? गांव में कौन तुम्हारा साथ देगा? कोई नहीं। ठाकुर रतन भी मेरी तरफ है। वैसे भी भाई साहब ने कर्जा लिया था, तो कर्जा अभी तक चुकाया नहीं गया।
अगर तुम जमीन नहीं बेचोगी तो ठाकुर साहब तुम्हारी जमीन छीन लेंगे और फिर तुम क्या करोगी? कर्जा? कैसा कर्जा? मेरे पति ने तो मुझे कभी किसी कर्जे के बारे में नहीं बताया। हाँ, कर्जा। भाई साहब ने ठाकुर साहब से कर्जा लिया था और मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तुम अपनी बेटी के लिए सोचो। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो तुम बेघर हो जाओगी और गांव में एक अकेली विधवा महिला के लिए कोई सहारा नहीं होता। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, सोच लो। नरेश अमृता की बेचैनी देखकर खुश होता है और बिना जवाब का इंतजार किए तेजी से चला जाता है। अमृता सदमे में खड़ी रहती है, उसके हाथों से रोटी जमीन पर गिर जाती है। ईशा, जो सब सुन रही थी, अपनी माँ को गले लगा लेती है। उन पर एक नया संकट मंडरा रहा था। कुछ देर बाद अमृता और ईशा स्कूल के प्रिंसिपल दफ्तर में प्रवेश करती हैं। दफ्तर साफ सुथरा है, जिसमें अलमारियों में किताबें भरी हैं। प्रिंसिपल रमेश बाबू, जो अनुभवी और शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ कागजात देख रहे हैं। अमृता के चेहरे पर अभी भी पिछली रात की चिंता साफ दिख रही है। आइए आइए अमृता जी। ईशा कैसी हो बेटी? सुना है गणित की परीक्षा में तुमने पूरे के पूरे नंबर लाए। शाबाश, तुम बहुत होशियार हो। धन्यवाद सर। प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे कुछ बात करने आई थी। मुझे ईशा की पढ़ाई को लेकर कुछ चिंता हो रही है। देवर जी कहते हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और मैं अब सारा खर्च नहीं उठा पाऊंगी। क्या बात है अमृता जी, ईशा तो हमारी स्कूल की सबसे होनहार छात्रा है। उसकी फीस के लिए तो हमने उसे छात्रवृत्ति भी दिलवाई है। और वैसे भी हम किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों की कमी के कारण रोकते नहीं है। बात सिर्फ फीस की नहीं है सर। मेरे देवर नरेश ने बताया कि मेरे पति ने ठाकुर रतन से कुछ कर्जा लिया था और अब वो उस कर्जे के बदले हमारी जमीन और घर छीनना चाहता है। वो कह रहा है कि अगर जमीन नहीं बेची तो हम बेघर हो जाएंगे। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। आपके पति तो सीधे साधे आदमी थे और ठाकुर रतन वो गांव का दबंग है। वो अक्सर ऐसे ही लोगों को परेशान करते रहता है। क्या आपने इसके बारे में सरपंच से बात की? नहीं सर, अभी तक नहीं। मुझे डर लग रहा है और सरपंच देवीलाल तो हमेशा ठाकुर रतन की ही सुनते हैं। मुझे लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। देखिए अमृता जी, आप घबराइए नहीं। ईशा का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं पहले ठाकुर से बात करूंगा, फिर सरपंच से। अगर जरूरत पड़ी तो गांव के कुछ भले लोगों से भी बात करूंगा। और सुमन, तुम्हारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो भी बहुत हिम्मती है। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद सर, आपने मुझे एक नई उम्मीद दी है। प्रिंसिपल साहब, आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। आपने हमारी इतनी बड़ी चिंता दूर कर दी। रमेश बाबू मुस्कुराए। ईशा का भविष्य दांव पर था और वो उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। दफ्तर से निकलते हुए अमृता के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी और ईशा का उत्साह बढ़ गया। उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आई थी। अगले ही दिन गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। सूरज अपनी पूरी चमक पर था और गर्मी तेज थी। गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इकट्ठा थे। सरपंच देवीलाल अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके बगल में ठाकुर रतन अहंकार से बैठा था। नरेश भी वहीं मौजूद था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। गांव वालों, आज हम एक जरूरी मसले पर इकट्ठे हुए हैं। ठाकुर रतन ने अमृता की जमीन पर अपने दावे का मुकदमा उठाया है। हाँ, अमृता के पति ने मुझसे भारी कर्जा लिया था। उस कर्जे के बदले में ये जमीन मेरे नाम लिखी गई थी।
अब वो कर्जा नहीं चुकाया गया तो ये जमीन मेरी, अमृता को ये जमीन खाली करनी होगी। हाँ, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, मेरे भाई ने ही कर्जा लिया था। ये जमीन अब ठाकुर साहब की है। ये झूठ है ठाकुर साहब। मेरे पति ने कभी किसी कर्जे के बारे में नहीं बताया और ना ही कभी कोई कागज दिखाया। ये सब नरेश और आपकी मिली भगत है ताकि आप मेरी जमीन हड़प सकें। हाँ, अमृता सही कह रही है। उसके पति सीधे साधे आदमी थे, वो कभी ऐसा काम नहीं करते। और इस जमीन पर उसका और उसकी बेटी का हक है। ठाकुर साहब, आप अपनी दबंगई से गांव वालों को परेशान मत कीजिए। सरपंच जी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मैंने गांव के हर परिवार का लेखा जोखा रखा है। अमृता के पति ने कभी कोई कर्जा नहीं लिया था। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। तुम औरत बीच में मत बोलो, तुम्हें क्या पता इन सब बातों के बारे में। और सरपंच, ये औरतें पंचायत में इतनी ज्यादा बोलने लगी हैं, इन्हें चुप करवाओ। हाँ हाँ, ये औरतें बैठ जाएं, ये पुरुषों का मामला है। सरपंच जी, ये पंचायत का काम न्याय करना है। ये पुरुष या महिला का मामला नहीं है, ये सत्य का मामला है। ठाकुर साहब, अगर आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। ठाकुर रतन घबरा जाता है। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। वो जानता था कि उसने नरेश के साथ मिलकर एक नकली कागजात तैयार किए थे, लेकिन उसे डर था कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए। मेरे पास सबूत है, ये रहे कागजात। ये कागज नकली है ठाकुर साहब। मेरे पिताजी हर कागज को बहुत संभाल कर रखते थे। मैंने बचपन से उनके सारे कागज देखे हैं। ये उनके हस्ताक्षर नहीं है और इस पर लगी मोहर भी पुरानी नहीं लगती। पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो जाती है। ठाकुर रतन को ईशा की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो भीमा को इशारा करता है। खबरदार, मेरी छात्रा पर हाथ मत लगाना। ये सच बोल रही है, इसकी प्रतिभा पर मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, ये बच्ची सच बोल रही है। इस ठाकुर ने पहले भी कई लोगों की जमीन हड़पी है। अब बस इस बच्ची का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे हम। गांव वालों में उत्साह भर जाता है और कई लोग अमृता और ईशा के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। सरपंच देवीलाल डर जाता है, समझ नहीं पाता क्या करे। ठाकुर रतन अपनी चाल नाकाम होते देख गुस्से से लाल पीला हो जाता है। पंचायत की बैठक बेनतीजा समाप्त होती है। ठाकुर रतन ने पूरी ताकत लगाई, पर ईशा की हिम्मत और प्रिंसिपल गौरी व सुमन के समर्थन से वो जीत नहीं पाया। गांव में अभी भी तनाव था। अमृता और ईशा अपने घर में थीं, पर उनकी उम्मीद कम नहीं हुई थी। जल्द ही प्रिंसिपल रमेश बाबू, गौरी व सुमन अमृता के घर आते हैं। अमृता जी, हम सबको पता है कि ठाकुर झूठ बोल रहा है, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। ऐसा सबूत जिससे पंचायत और पुलिस भी उसे नकार ना सके। हाँ अमृता, ठाकुर के कागजात बहुत पुराने और धुंधले थे, लेकिन ईशा ने सही कहा, उस पर लगी मोहर नई लगती है। हमें असली मोहर और पुराने कागजात के बारे में पता करना होगा। मैंने गांव के पुराने लोगों से बात की है। कमला काकी ने बताया कि ठाकुर रतन के दादा के समय से गांव में सिर्फ एक ही मोहर का इस्तेमाल होता था और वो मोहर बहुत अलग थी। ठाकुर ने जरूर कोई नई मोहर बनवाई है। लेकिन वो मोहर कहाँ मिलेगी? और नरेश वो सब जानता है। नरेश जी हमारी कुंजी है। उन्हें ठाकुर ने अपने तरफ लिया है, लेकिन शायद उसके पास कुछ ऐसा हो जिससे ठाकुर का सच सामने आ जाए। माँ, पिताजी के पास एक संदूक था,
वो हमेशा कहते थे कि उसमें उनके सारे जरूरी कागज और कुछ पुरानी चीजें हैं। वो संदूक हम कहीं नहीं देख पाए। हाँ, संदूक, वो संदूक कहाँ गया? मैंने उसे पति की मृत्यु के बाद नहीं देखा। अमृता, ईशा, गौरी और सुमन मिलकर घर के हर कोने में उस संदूक को ढूंढना शुरू करते हैं। घर पुराना और छोटा था। घंटों की तलाश के बाद उन्हें रसोई के पीछे एक पुरानी दीवार में छिपा हुआ एक छोटा सा संदूक मिलता है। संदूक पर धूल जमी हुई है, लेकिन जब अमृता उसे खोलती है तो उनकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर पुराने कागजात, कुछ पारिवारिक तस्वीरें और एक छोटी सी डायरी मिलती है। मिल गया, ये पिताजी का संदूक है। यह क्या है? एक डायरी? इसमें क्या लिखा है? मेरे पति इसमें अपने हर दिन का हिसाब लिखते थे, हर छोटा बड़ा खर्च, हर कर्जा, हर लेन देन। रमेश बाबू डायरी खोलते हैं। उसमें हर लेन देन का विस्तृत विवरण लिखा था। कहीं भी ठाकुर रतन से किसी कर्जे का जिक्र नहीं था, बल्कि उसमें लिखा था कि ठाकुर रतन ने ही अमृता के पति से एक छोटी सी राशि उधार ली थी, जिसे उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया था। साथ ही कुछ पुराने दस्तावेज भी थे, जिन पर गांव की असली पुरानी मोहर लगी थी, जो ठाकुर के कागजात पर लगी मोहर से बिल्कुल अलग थी। ये रहा सबूत। ये डायरी और ये पुराने कागज ठाकुर का झूठ साबित कर देंगे। और ये मोहर, ये असली मोहर है। ठाकुर ने जरूर कोई नकली मोहर बनवाई होगी। वे तुरंत सरपंच देवीलाल के पास जाते हैं। सरपंच पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन जब रमेश बाबू उसे डायरी और कागजात दिखाते हैं तो उसके चेहरे पर चिंता और दर्द साफ दिखते हैं। उसे पता था कि अब ठाकुर की चाल नाकाम हो चुकी है। गांव की पंचायत फिर से बुलाई जाती है। इस बार माहौल और भी गंभीर है। ठाकुर रतन अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर गुस्सा और अहंकार साफ दिख रहा था, लेकिन अमृता के पास अब सत्य का बल था। गांव वालों, अमृता ने कुछ नए सबूत पेश किए हैं। सरपंच जी और गांव वालों, ये है अमृता के पति की डायरी और ये असली जमीन का कागजात। इस डायरी में हर लेन देन का हिसाब है और इसमें कहीं भी ठाकुर रतन से किसी भी कर्जे का जिक्र नहीं है, बल्कि ठाकुर रतन ने ही अमृता के पति से एक छोटी सी राशि उधार ली थी, जिसे उन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है। और ये है पुराने कागजात, जिन पर गांव की असली मोहर लगी है, जो ठाकुर रतन द्वारा दिखाए गए कागजात पर लगी मोहर से पूरी तरह अलग है। गांव वालों में हल्ला मच जाता है। सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ठाकुर रतन के चेहरे पर गुस्सा और घबराहट साफ दिखती है। नरेश भी डर जाता है। ये सब झूठे कागजात हैं, ये सब साजिश है मुझे फंसाने की। साजिश आपने की थी ठाकुर साहब। आप मेरी बेटी का भविष्य छीनना चाहते थे, मेरी जमीन हड़पना चाहते थे, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं। हाँ, अब बस ठाकुर रतन, तुम्हें अब कोई नहीं मानेगा। तुमने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। ठाकुर रतन, ये सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी चाल सामने आ गई है। तुम्हें अमृता से माफी मांगनी होगी और यह जमीन उसे वापस करनी होगी। साथ ही तुम्हें उस कर्जे की राशि भी लौटानी होगी जो तुमने अमृता के पति से ली थी, और तुम्हें गांव में अपनी दबंगई बंद करनी होगी। ठाकुर रतन गुस्से से कांपता है, लेकिन उसे पता है कि अब उसकी चाल नाकाम हो चुकी है। वो लाचार होकर बैठ जाता है। नरेश भी शर्मिंदा होकर सिर झुका लेता है। माँ, हमने कर दिखाया। हाँ बेटी, हमने कर दिखाया। ये तेरी पढ़ाई, तेरी हिम्मत का नतीजा है।
गांव वाले तालियां बजाते हैं। ये सिर्फ अमृता की जीत नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की, सत्य की और न्याय की जीत थी। रमेश बाबू, गौरी, सुमन, सुरेश और गोपाल सभी मुस्कुराते हैं। गांव में एक नई शुरुआत होती है, जहां अब किसी को अपनी मजबूरी के कारण दबंगों के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। मजबूरी सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं होती, बल्कि कभी-कभी ये इंसान को अपने अधिकारों के लिए लड़ने से भी रोकती है। लेकिन जब सत्य और साहस साथ हों, तो कोई भी मजबूरी बड़ी नहीं होती। अमृता ने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया और ईशा ने अपनी शिक्षा से अपनी मां के संघर्ष को एक नई दिशा दी। गांव में एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और कोई मजबूरी उन्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती थी।